हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे अफ्रीका की स्टोरी, जिसमें क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। ब्लैक लोगों को क्या किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, उन्हें बराबर के राइट्स नहीं थे। 1994 में अफ्रीका ने अपना संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ए सेट ऑफ रिटन रूल्स, लिखे हुए कानूनों का एक समूह होता है जिसके आधार पर आपके देश का शासन चलाया जाता है। उस संविधान में ऐसी कोशिश की गई कि अब किसी भी क्लास का जो है डोमिनेशन स्थापित ना हो। जैसे पहले वाइट पीपल्स का डोमिनेशन था। वाइट ने क्या किया, ब्लैक्स को टॉर्चर किया, उन्हें बराबर का अधिकार नहीं दिया, उन्हें जो पब्लिक प्लेस थे उन वहाँ बैन किया गया। मतलब उन्हें सेकंड क्लास का प्राणी माना गया। लेकिन अब जो लीडर्स थे, ब्लैक लीडर्स, जिन्होंने ये अपार्थाइड की पॉलिसी ख़त्म कर दी थी, वो नहीं चाहते थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसे प्रोविज़न हम रखें, ऐसे प्रावधान हम रखें जिससे ये डिस्क्रिमिनेशन दोबारा ना हो। मतलब पहले वाइट का था, अब ब्लैक का ना हो। और उसके लिए उन्होंने 2 साल तक डिस्कशन की, डिबेट्स किए, और उसके बाद जो है वर्ल्ड एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए जो वर्ल्ड के मतलब फेमस और पॉपुलर, और ये लगा लो सबसे सफल जो कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। भारत का भी ऐसा ही है, इंग्लैंड, अमेरिका का है, जिन्हें पॉपुलर डेमोक्रेसी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे देशों के संविधान बने हैं, उन्होंने 10-10 साल, 20-20 साल में वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन भारत जैसे देश और अफ्रीका जैसे देश हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे बढ़िया माना गया है। ऐसे राइट्स दिए गए जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं थे, मतलब किसी एक सेक्शन को नहीं दिए गए, सभी को दिए गए। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनका सल्यूशन किया गया। कोई भी ऐसा नहीं था, नो बॉडी शुड बी एक्सक्लूड, किसी को भी बाहर नहीं निकाला गया, किसी को भी इस तरह से ट्रीट नहीं किया गया कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए गए हों। दे एग्रीड दैट एवरी बॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ सोल्यूशन वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेटिव इन द पास्ट। उनकी अगर हम प्रेम्बल पढ़ेंगे, आगे प्रेम्बल आएगी अफ्रीका की, उसमें प्रेम्बल क्या होती है आपको पहले ये बताती हूँ। जैसे आपके बुक शुरू होने से पहले, चैप्टर होने से पहले कुछ एक कंटेंट्स दिए होते हैं। इसमें ये पता चल जाता है कि इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे और इस बुक के पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। जो प्रियम्बल होती है, प्रस्तावना, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रियम्बल, उसका मतलब क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्यों बनाया है और उसका क्या उद्देश्य है। तो उसकी प्रियम्बल अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एवरीबॉडी इस किसी भी सेक्शन का हो चाहे, वो पार्टिसिपेट करता है पॉलिटिकल लाइफ में भी, और सभी को समान अधिकार हैं, समान रूप से सभी व्यक्तियों को ह्यूमन टू ह्यूमन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब जो पहले एक समस्या थी वाइट और ब्लैक की, अब वो समस्या नहीं हुई, बल्कि एक रेनबो बन गई। इन्होंने एक शब्द लिखा हुआ है, रेनबो ऑफ द नेशन, की इंद्रधनुष जैसे में सभी रंगों की विशेष महत्व होती है। कोई भी रंग ज़्यादा महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण नहीं होता, बराबर इक्वल हिस्सेदारी होती है। उसी तरह साउथ अफ्रीका में भी क्या किया गया कि सभी लोगों को समान माना गया और सभी को अधिकार दिए गए, किसी को भी प्रिविलेज नहीं दिए गए। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार देना, ऐसे अधिकार जो किसी विशेष वर्ग या समूह को दिए जाते हैं। ये नेल्सन मंडेला के कुछ शब्द हैं। ये कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास्ट और फ्यूचर दोनों को व्यक्त करता है। एक तरफ तो वो ऐसी जो
अफ्रीका है उसको डिक्लेयर करता है दैट वी शैल नेवर परमिट ए रिपीटेशन। अब दोबारा से इतिहास में जो रेसिस्ट हमारे यहाँ रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो चुका है, निर्दयता से हमें मारा गया था, दमनकारी गवर्नमेंट थी, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये अलग बात है कि ब्लैक का अब डोमिनेशन होगा, लेकिन गोरों को भी इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये याद करने की हैं, फैक्ट हैं आपके। जैसे नेल्सन मंडेला कहाँ के लीडर थे? साउथ अफ्रीका के। किसके विरुद्ध लड़े? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध लड़े। उनकी पार्टी का नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था। और उनकी जो बुक है वो उसका क्या नाम था? उसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड, ज़रूरत क्यों पड़ती है? कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क होता है जिसके तहत, जिसके अंडर में हम काम करते हैं। कि आप मान लो आपको घूमने की आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में आपको क्या करना है? आपको कहीं भी ईजिली मूविंग करने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताएगा कि आपको कितना घूमना है। आप इस बाउंड्री तक तो जा सकते हो, लेकिन इस बाउंड्री में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इस घूमने की आज़ादी से आपकी दूसरों की आज़ादी को फ़र्क पड़ सकता है। मान लो आप कहो कि जी मैं तो कश्मीर के बॉर्डर पे जाऊंगा, तो वहाँ नेशन की भी सुरक्षा का प्रश्न है और आपकी सुरक्षा का भी प्रश्न है। ठीक है, आप मन चाहा व्यापार करने की एक स्वतंत्रता है तक, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताएगा कि आपको कितनी स्वतंत्रता। मान लो मन चाहा प्रोफेशन आपका किसी का डॉक्टर बनना है, लेकिन डिग्री है ही नहीं, अगर वो डॉक्टर बन गया तो कई लोगों की जान ले सकता है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है रेगुलेट करना लाइफ को, नेशन की पूरी लाइफ को रेगुलेट करना। कौन शासक होंगे? हु आर गवर्नमेंट, हु आर गवर्नेंस, कौन शासक होंगे? वो शासक किस आधार पर इलेक्ट होंगे? उनके पास इतनी पावर क्यों होंगी कि वो डिसीजन ले सकें? क्या वो सारे डिसीजन ले सकते हैं कि उनके ऊपर पावर पे लिमिटेशन नहीं है? क्या उनके पास पावर कितनी होगी? पावर कहाँ से आएगी? कॉन्स्टिट्यूशन से आएगी। उन पावर पर लिमिटेशंस क्या होंगी? ये लिमिटेशंस भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। जैसे हमारे देश में पीएम जो है सबसे शक्तिशाली पोस्ट पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ कर सकता है। वो वही काम कर सकता है जो आपकी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसको सौंपता है। तो ये सबसे बड़ा है कि नेशन को रेगुलेट करता है, पावर को रेगुलेट करता है, पावर को देता है। और ये एक दूसरे के जो संबंध हैं एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जैसे कार्यपालिका और विधान पालिका के बीच में संबंध स्थापित करता है। पब्लिक और गवर्नमेंट में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखता है कि गवर्नमेंट कितना काम कर सकती है और जो लोग हैं वो अपनी आज़ादी का प्रयोग कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगर आपको ख़त्म करना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख कर ही आप कर सकते हो सकता है कोई एक व्यक्ति कर दे लेकिन दूसरे आने वाली जो लोग हैं वो ना करें। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऐसी रूल्स हैं जो हमें इस तरह के ऑपरेशन से बचाता है। The oppressors and the oppressed is a new democracy were planning to live together as equal। और अफ्रीका में जो कभी ओप्रेसर हुआ करते थे, ओप्रेसर का मतलब होता है जो दबाने वाले थे, और ओप्रेस्ड जो दबने वाले थे। एक दमनकारी था, एक दमन जिस पर हो रहा है वो था। अब वो नई प्लानिंग कर रहे थे डेमोक्रेसी की। इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। एक दूसरे पर विश्वास करना मुश्किल था। दे हैड देयर फियर, उनके अपने डर थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। हो सकता है कि जो लोग थे उनके दिमाग में तो ये भी आ जाए कि अपने अपने जो इंटरेस्ट हैं, अपने अपने वर्क के इंटरेस्ट, उनको हम मैनेज कर लें या लागू कर दें, दूसरों पर थोप दें। The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised। लेकिन
अब ब्लैक मेजॉरिटी इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहती थी कि चाहे हम मेजॉरिटी में हैं लेकिन हम दूसरों का दमन नहीं करेंगे जो हमारे देश में माइनॉरिटी रहती है। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। द वाइट माइनॉरिटीज वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टीज। जिस तरह से वाइट माइनॉरिटी वहाँ रह रही थी उनको भी अभी तक अधिकार थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह हुई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ इस तरह से। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक दूसरे पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि ब्लैक लोग जो है वो एग्रीड हो रहे थे कि वो अब एब्सोल्यूट अत्याचारी शासन नहीं करेंगे, निरंकुश तानाशाही शासन नहीं करेंगे, ब्लैक मेजोरिटी में शासन करेंगे। लेकिन जो वाइट माइनॉरिटी है, मेजोरिटी का मतलब बहुमत होता है, माइनॉरिटी का मतलब अल्पमत में लोग, जो मुट्ठी भर लोग होते हैं, कम लोग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच ए सिचुएशन इज राइट डाउन। अब कहने से कोई होता, मान लो नेल्सन मंडेला थे तब तक तो हो सकता है कि ये गरीबी जो ब्लैक वाइट का डिस्क्रिमिनेशन ना होता, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता था कि ऐसे रूलर पैदा हो जाएं जो इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दें। इसलिए ज़रूरी था कि वो रूल्स लिखे जाएं ताकि आने वाले जो लोग हैं वो भी इस संविधान से अबाइड बाई होते रहें, अबाइड मैंने उनको पालन करते रहें, ठीक है। थस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है अब हम बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड दी हुई है ये। The constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people। देखो यहाँ जो रह रहे हैं सभी के लिए जो रूल्स हैं वो मानना जरूरी होता है। कंट्री इज़ द सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन देश का सबसे बड़ा लॉ है, इससे ऊपर कोई लॉ नहीं है। डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग peoples living in the territory called citizen and also the relationship between the people to people। और जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले, किसी भी देश में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें सिटीजन्स कहते हैं, उस टेरिटरी पर लागू होता है। और जो एक दूसरे से रिलेशन स्थापित करते हैं जो लोग हैं उन पर वो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। Everyone would abide by the rules laid down how the rulers are to be chosen the future। These rules are also determines what the elected government and empowered to do and what they cannot do। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा आगे पहले बताया था मैंने कि ये लिखे हुए रूल्स का है। उसके बाद ये बताते हैं कि रूल्स कैसे करेगी वो गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से आएगी, और उस पावर से वो कितना काम कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये तो रूलर्स के बारे में थे। अब राइट्स के बारे में, सिटीजन्स के राइट क्या क्या होंगे। These rules will work only if the winner cannot change them very easily। जो रूलर्स हैं जिसे हम चुनकर भेजते हैं उनको आसानी से, जो वो रूलर हैं उन रूल्स को आसानी से चेंज नहीं कर सकते। मतलब संविधान में चेंज करना कोई आसान बात नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे कि संविधान में हमारे यहाँ परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। चाहे कोई भी नेता कितना भी ताकतवर हो, वो आसानी से रूल्स में परिवर्तन नहीं कर सकता। दिस इज़ व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड। और इसी तरह से अफ्रीका का जो संविधान है उसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। कुछ उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई जिनको आसानी से चेंज भी किया जा सकता, जो समय के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन अगर किसी से, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर किसी के अधिकार छीनने हैं तो रूलर जो है, जो शासन करने वाले लोग हैं, वो आसानी से उसे बदल नहीं सकते। तो क्या क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहले हम संविधान की विशेषताएं देखते हैं। फर्स्ट, इट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का ये काम है कि जो भिन्न भिन्न डिफरेंट काइंड, भिन्न भिन्न वर्ग, सेक्शंस, लैंग्वेज, रिलीजन के लोग रहते हैं, उनके बीच में एक ट्रस्ट पैदा होता है।
विश्वास पैदा होता है कि अगर चाहे हम मुट्ठी भर हैं, चाहे हम बहुत थोड़े हैं, उसके बावजूद भी यहाँ हम सुरक्षित हैं, हमारे अधिकारों को यहाँ कोई खतरा नहीं है। और अगर उनको खतरा नहीं है तो वो दूसरे लोग जो मेजॉरिटी में उसके साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे, देश के विकास में हिस्सा भी लेंगे। सेकंड है, और ये सब कब होगा, जब लिखे हुए रूल होंगे या कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब बातें लिख दी जाएंगी। जैसे हमारे देश का एक संविधान का आर्टिकल है 14, 15 और 16। इसमें कहा गया है कि चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, भाषा के हैं, किसी भी आपका जन्म स्थान कोई भी है, आप उसके इस आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप कानून के समान, रूल्स ऑफ लॉ है हमारे देश में, कानून का शासन है, उसके इक्वल हो, सभी समान हो, आपको सभी को प्रोटेक्शन मिलेगी। इसमें 15 में दिया गया है कि भेदभाव किसी तरह का नहीं होगा, और 16 में दिया गया है कि नौकरियों में इन आधार पर, जन्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो सेकंड क्या है, सेकंड बताता है कि इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, कैसे शासन करेगी गवर्नमेंट, कैसे बनेगी। जैसे हमारे देश में कैसे बनती है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, मेजॉरिटी मिलती है। मेजॉरिटी का मतलब टोटल सीट्स का, मान लो टोटल सीट 100 है, उसका 50% + 1 बराबर है 51% जो सीट जिस भी पार्टी को मिलती है वो गवर्नमेंट बनाएगी। और ये सब कहाँ लिखा हुआ है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं। तो कोई भी कह दे कि मेरा भी बहुमत है, मेरा भी बहुमत है, जब ये लिखा हुआ ना हो तो इस तरह से साफ किया होता है कि किस तरह से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, गवर्नमेंट बनेगी। एंड हु विल हैव टू पावर टू टेक विच डिसीजन, और वो कौन लोग होंगे जो डिसीजन लेंगे देश के लिए। जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट। और ये पावर उसके पास कहाँ से आई, ये पावर उसके पास संविधान से आई। थर्ड है, इट ले डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन। और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट की जो पावर है, ये बात नहीं है कि मेजॉरिटी में कोई दल आ गया तो वो सब कुछ कर सकता है। वो पावर का प्रयोग जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही कर सकता है। अब ये गवर्नमेंट सिटीजन्स को बताएंगे कि आपकी राइट्स क्या है, और गवर्नमेंट जो है आपके राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती। फोर्थ है, इट एक्सप्रेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल वुड क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। ये लोगों को प्रेरणा देगा कि आपने एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करना है। देखो, लोग क्यों एस्पायर होंगे, जब उनको बराबर के अधिकार मिलेंगे, जब लोगों को ये लगेगा कि मेरी भी एक डिग्निटी है, यहाँ मेरे देश में मेरी भी कोई पूछताछ है, मुझे भी राइट्स हैं। अगर उसके पास राइट्स हैं तो वो अपनी ड्यूटी भी आसानी से कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।